चलिए आ जाओ बच्चों। सर अब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। जैसा कि आप समझते हो कि जीएसटी के अंदर पहले सप्लाई करा जाता है, ठीक है, उसके बाद तो ही जीएसटी लगता है। पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताता था? सरकार को अल्टीमेटली इंटरेस्ट है कि हमें पेमेंट मिले, और पेमेंट का ट्रिगर पॉइंट क्या बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। की जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, दैट मीन्स लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइज, यानी मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया तो अगले महीने मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। कौन सी तारीख को पेमेंट होता है? 20 तारीख। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बेटा दो सेक्शन थे, एक था सेक्शन 12 और दूसरा कौन सा था? 12 किस चीज के लिए था? गुड्स। और अगर मैं गुड्स के एंगल से आपसे बात करूं, हम लोगों ने गुड्स के केस में क्या देखना? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स, इंटरेस्ट पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई, और रेजिडुअल। ये था ना 5। इसी तरीके से सर्विसेज में भी क्या है? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स, इंटरेस्ट एंड रेजिडुअल। सो दोनों बराबर है। लेकिन 12 सबसेक्शन 6 तक कैसे 1 2 3 4 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 12 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि आपको जीएसटी तब देना है जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए, है ना। और टाइम ऑफ सप्लाई कहां से स्टार्ट होता है? फिर 12/2 12/3 अलग अलग कैसे। मेरा आपसे छोटी छोटी सवाल, आपको अपने आप रिवाइज भी होता जाएगा। क्या डेट ऑफ रिसिप्ट इन दोनों केस में एक जगह पे रेलिवेंट नहीं होती थी? आई मीन मैं दुकानदार हूं, मैंने आपको कुछ बेचा है, गुड्स के लिए बोलता हूं, आप मेरे को एडवांस दे रहे हो, क्या वो रेलिवेंट है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए? नहीं होता। गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट वाज नॉट रेलिवेंट, बट सर्विस के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट वाज। बट सर कॉम्पोजिशन सप्लायर के हाँ बिल्कुल, वो तो स्पेसिफिक बात हो गई, आ जाएगी वो बात, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको ये पता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज आपको पता है, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। जिसमें सप्लायर जीएसटी चार्ज करता है फॉरवर्ड चार्ज होता है। अगर सप्लायर जीएसटी चार्ज न करे और बट रेसिपिएंट को पे करना पड़े, वो आरसीएम होता है। कौन कौन से गुड्स में आरसीएम है, कौन कौन सी सर्विसेज में, ये आप कर चुके हो। एडवोकेट, ठीक है, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारी हम लोगों ने चार्ज में देखी। मुद्दे की बात ये है भाई, 12 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये दुकानदार की मर्जी, उसको जब मन करना कर ले, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लेकिन सरकार बीच में कैसे आ गई थी? लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशू। क्योंकि अगर दुकानदार के ऊपर छोड़ दिया तो वो तो 6 साल बाद इशू करेगा। वो कहेगा क्योंकि जब इनवॉइस इशू करूंगा तो ही जीएसटी देनी है, तो मैं इशू ही नहीं करता, जो बिना इनवॉइस ले जा बढ़िया चीज। तो सरकार ने बोला कि हम बताएंगे कि कब इशू करना है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सेक्शन 31 याद है आपको? आ जाएंगे इस पे अभी। सो सबसे पहला हो गया बच्चे डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, और दूसरी लिमिट है डेट ऑफ रिसिप्ट। पर ये कौन सी नोटिफिकेशन नंबर के तहत हट गई थी? 66/2007। आप पेपर में ये सब लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, लेकिन डेट ऑफ रिसिप्ट नॉट रेलिवेंट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बिजनेस के लिए अभी भी रेलिवेंट है, कॉम्पोजिशंस। और आप एक चीज और कह सकते हो, अगर आपके दिमाग में है, तो आरसीएम में भी डेट ऑफ रिसिप्ट आएगी तो वहां रेलिवेंट है, समझ रहे हो ना। तो फॉरवर्ड चार्ज में जो 2 लिमिट्स है, उसमें से लिमिट नंबर बी हट गई है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी रह गई है? लिमिट नंबर ए। और ए के अंदर भी 2 पार्ट है, मैं कब इशू कर रहा हूं और सरकार कब कह रही है। विच एवर इज अर्लियर, यहां लिखा है ना अर्लियर एक बार, और विच एवर इज। अब मुद्दे की बात है, सरकार कह कब रही है? सरकार सीधी सी बात है, जब आपके गुड्स रिमूव हो गए आपको इनवॉइस इशू एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है, इफ योर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया था डोमिनोज की होम डिलीवरी, क्योंकि तब तक सेल नहीं मानी जाती जब तक वो पिज्जा आपके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि अगर वो रास्ते में गिर जाए तो आप तो मना ही कर दो। तो बेसिकली कह सकता हूँ बेचने के अंदर ही मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो आप मुझे बताइए, डोमिनोज वाले को इनवॉइस कब इशू करना है? जब वो आपको दे दे, सप्लाई कंप्लीट हो जाए तब, या जब अपनी दुकान से रिमूवल हो जाए? दुकान से रिमूवल, इसका मतलब दुकान से बाहर होते ही इनवॉइस होना चाहिए।
और अगर आप खुद जाके खा रहे हो उधर डाइन इन कर रहे हो तो जब उसने आपको गुड्स डिलीवर कर दी, वहीं पे आप काउंटर पे खड़े हो, गुड्स दे दिए आपको और मेकिंग इट अवेलेबल टू द कहिए सा। क्लियर है बच्चे? तो ये 31 कह रहा। तो 31 से मुझे ये समझ आया कि अगर मैं आपको आज एसी बेचूं और इनवॉइस 2 महीने बाद इशू करूं, फिर भी टाइम ऑफ सप्लाई कब है? आज मेरी गुड्स से रिमूव हो रहे हैं। आज क्या डेट है? 8, बट आई हैव इशूड ऑन 8 ऑफ नवंबर। मैं इनवॉइस 8 नवंबर को इशू कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं? टाइम ऑफ सप्लाई क्या? आज अगले महीने 20 तारीख को पेमेंट करेंगे। वो क्लियर है ना बात? तो अगर एक बार रिवाइज करें बेटा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, और मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अबाउट हैंडलिंग द क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं आ सकती, समझ रहे हो? है इसके अंदर ही सब राज, लेकिन बस वो है कि प्रैक्टिस कर करके हम उस चीज को के लिए फेमिलियर हो। ठीक है, सो बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज रिसिप्ट के एंगल ही नहीं। एक छोटी सी बात और आपने पढ़ी थी, एडवांस अप टू 1000, वो यहाँ पे रेलिवेंट होगी। क्या बात के रेलिवेंट होगी? जब रिसिप्ट रेलिवेंट ही नहीं है तो एडवांस अगर 1000 आ रहा है, 10 से ज़्यादा क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? मुझे बताइए। क्लियर है? अगला आते बेटे आरसीएम पे। 12 सब सेक्शन 3 कहता है आरसीएम। आरसीएम में होता है भाई, एक सप्लायर होता है, रेसिपिएंट होता है। सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता, रेसिपिएंट चार्ज करेगा। और अगर आरसीएम लग जाता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, तो आप एक बार आरसीएम की 1-2 बातें बात कर लेता हूँ। अगर आपके ऊपर आरसीएम लग गया, यानी कि आप रेसिपिएंट हो, आरसीएम हो, आपका टर्नओवर देखा जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, आपको जो जीएसटी पे करना है वो कैसे पे करना है? कैश में ही पे होगा, कैश लेजर के थ्रू ही पे होगा। यू कैन नॉट पे थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यू हैव टू पे थ्रू कैश। बट जब आपने उसको पे कर दिया, क्या उसका आईटीसी मिल जाएगा? बिकॉज अल्टीमेटली है तो आपका इनपुट। ठीक है ना? तो ये आरसीएम के ऊपर बात थी। लेकिन आइए जरा आरसीएम के ऊपर एक बार देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है। सबसे पहला क्या होगा बच्चे? वो बेसिकली ना देख, अगर इतना कम जीएसटी लग रहा है तो सरकार कहती है कि अब हम तेरे को आईटीसी थोड़ा ना दे देंगे, 1% यू आर पेइंग, और आप आईटीसी भी ले लो उसमें, तो इसलिए फिर उन चीज़ों पे सरकार इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैंडल करती है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की उन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से ही है, और क्योंकि जीएसटी कम है तो इसलिए फिर भी उस पर आईटीसी नहीं है। नहीं, कुछ चीज़ों पे आईटीसी है, उसमें गुड्स पर और उस पर है। एक बार मेरे को दिखा दियो, ठीक है? क्योंकि जो रेट जो कम हुआ उसी पे आईटीसी नहीं है, जिस पर है उस पर तो मिलता था। मुझे दिखा दियो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम के अंदर बेटा कितनी लिमिट होती है? 3 लिमिट। सबसे पहली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, फैक्ट्री के अंदर गुड्स आ रहे हैं, शॉप के अंदर आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं। दूसरा क्या बच्चे? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट ये किसने करी है वैसे पेमेंट? बाय सप्लायर और रेसिपिएंट। और पेमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने तुमको चेक दे दिया, अभी मान लो आप रेसिपिएंट हो, आपने मुझे चेक दे दिया, तुम्हारे अकाउंट से तो नहीं कटा, अकाउंट से कट रहा है 5 दिन बाद, तो पेमेंट क्या लो? जो चेक है या 5 दिन बाद? हाँ एग्जैक्टली, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता था। हाँ ठीक है, मैंने मतलब वो चेक का जबरदस्ती वो कर दिया, क्योंकि जब तुम चेक इशू करते हो तो बुक्स में एंट्री तभी डालते हो। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा? डेट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने चेक आज दिया है तो बुक्स में एंटर भी आज ही होता है, लेकिन पैसा तो बाद में कटेगा तुम्हारे अकाउंट से, डेबिट लिखा हुआ विच एवर इज। तो क्या हो जाता है बच्चे? ये क्या हो गया आपका? डेट ऑफ पेमेंट। और तीसरा क्या होता है जी? इनवॉइस डेट। किसने इशू कराई है इनवॉइस? सप्लायर ने। इसमें कितने दिन जोड़ने हैं आपको? 30 दिन। इसमें दिन जोड़ने का तरीका ये होता है, अगर इनवॉइस आज है तो मैं तो कहता हूँ आज का दिन छोड़ दो, 9 तारीख, आज 8 तारीख है, 9 से गिनती करो और खत्म कब होगा? 8। सो 8th इज द लास्ट। दूसरा तरीका होता है 9 को गिन लोगे, सॉरी आज 8 है, आज 8 को गिन लोगे तो खत्म कब होगा? 7 को, और फिर एक दिन ऐड करो। बात वही है, बेटर ये है आज का दिन छोड़ो, 30th डे गिन लो। ठीक है जी? मेरा आपसे सवाल, सपोज करो गुड्स रिसीव हुए आज 8 अक्टूबर, मुझे पेमेंट मिल गई थी 10 जून को। आई एम सॉरी, रेसिपिएंट ने पे कर दिया था कब? 10 जून।
जैसे ऐसा लिख देते हैं डेट ऑफ डेबिट, जून, बुक्स में 15, बुक्स में 10 जून। अब बताओ कौन सी डेट लूंगा इसकी? 10 जून, विच एवर इज। और इनवॉइस इशू हुआ था 10 अगस्त को, तो एक बार दिन गिनोगे? 10 को छोड़ दूंगा मैं, हाँ 11 से स्टार्ट करूंगा और महीना कब खत्म होगा? 10। तो क्या आ गया बच्चे? 10 ऑफ। अब आप बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है? 10 जून। मुझे बताइए कोई दिक्कत? और अगर टाइम ऑफ सप्लाई पॉसिबल ना हो पा रहा भाई साहब, मान के चलना इस कोने पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में आ जाएगा कि आरसीएम है एंड ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चे? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसीट। थ्योरेटिकल बात है पर आपको पता होना कि डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहिए बच्चे, क्लियर है? आगे सुनिए, पक्का से क्लियर है? फॉरवर्ड चार्ज के एक बार तीनों लिमिट बता दो एक बार। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड डेट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट के अंदर भी क्या था? बुक्स में या डेबिट विच एवर इज अर्लियर, और तीसरा इनवॉइस डेट प्लस 30, और सर्विस के केस में कितने दिन जुड़ जाते थे? 60 डेज। गुड, ठीक है। नहीं, मैं रेसिपिएंट मतलब आरसीएम दिमाग में था मेरे, मैं गलती से बोल दिया। हाँ जी, एनीवेज क्लियर है? सर जी वाउचर क्या होता था? याद करो बेटे, हमने एग्जांपल लिया था शॉप स्टॉप का कि आपने गिफ्ट वाउचर लिया, अभी तक आपने लिया नहीं पर गिफ्ट वाउचर, कब जा रहे हो बेटे? कह रहे सर, ठीक है। सो बेसिकली गिफ्ट वाउचर लिया आपने, तो जो शॉपर स्टॉप वाला जब आपसे पैसे ले लेता है और आपको वाउचर दे देता है, उसे बोला जाता है इशू ऑफ वाउचर। जिसको भी आप गिफ्ट दे रहे हो, जब वो जाके सामान ले लेगा उसे बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। अगर इशू ऑफ वाउचर के टाइम पे पता है कि मैं क्या बेचने वाला हूँ, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है इशू ऑफ वाउचर। और ये सब कह सकते हो कि ये एक तरीके की एडवांस पेमेंट ही तो है, सामान तो गया नहीं है, पैसा ही तो है, पर टाइम ऑफ सप्लाई तो आ रहा है उसका। क्योंकि अगर इफ सप्लाई इज, सीधी सी बात अगर बोलूं, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? इशू ऑफ वाउचर। इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल देन रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। और अगर आइडेंटिफाइबल है पर सामान तो नहीं निकला था, फिर भी पेमेंट आने पे ही तो जीएसटी लग गया। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? एक बार पढ़ लो इसको, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। अगर 12 सबसेक्शन 2, 12 सबसेक्शन 3, 12 सबसेक्शन 4 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, यानी कि यू आर लायबल टू फाइल द रिटर्न्स, डेट ऑन विच सच रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, नॉट सेइंग डेट ऑन विच इट इज फाइल्ड। सो आई एम सेइंग द ड्यू डेट्स, समझ रहे हो? तो बेसिकली जो भी ड्यू डेट है कौन सी लेंगे, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, पर कुछ नहीं लिखा तो 39 के रिटर्न जीएसटी या 3 भी लोगे, 20 तारीख लोगे। और अगर ये भी नहीं पता लग रहा कि उसकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, कि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, क्या है समझ नहीं आ रहा सर अब, तो आप मुझे बताइए अदर केस में क्या ले लूंगा मैं? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। कोने का पॉइंट है पर छोड़ नहीं सकते इसको, पर और आ भी जाता। लास्ट में द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी फीस। मैंने आपको सामान बेचा, कुछ भी इंटरेस्ट पेनल्टी फीस ले रहा हूँ, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच। बताइए, क्लियर है जी? जैसे सपोज करो 50,000 के गुड्स थे, मैंने गुड्स रिमूव कर दी, आपने लेट पेमेंट करी, मैंने 10,000 का ब्याज लगाया। मैंने गुड्स रिमूव करे थे 8 सितंबर को, एक महीना पहले। Goods were removed on 8 September. Interest is received on 8th October. We will have 2 time of supplies. For goods, it is 8 September, and for interest, it is 8th of October. On receipt, आज मुझे रिसीव हुआ, समझ आया आपको? ठीक है ना? तो बेसिकली आपका टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का कब होगा? कंटिन्यूस आ जाएगा, ये रहेगा। गुड्स में भी है, बोल दो।
मुझे बताइए 12 1 2 3 4 5 6 क्लियर है बच्चे? आइए जरा एक बार सर्विस पे आते हैं। इसी तरीके से सर्विस के केस में भी 13 1 2 3 4 5 6 था, और आइए जरा सबसे आखिरी वाले ही देख लेते हैं। 13 6 क्या कह रहा है? मैंने आपको कोई सर्विस दी, आपने पेमेंट करनी थी, आपने लेट करी, मैंने उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा, वो इंटरेस्ट फीस पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट। सेम रेजिडुअरी के अंदर क्या है? 13 2 3 4 5 सॉरी 13 2 3 4 में अगर नहीं आ रहा तो 13 5 लग जाएगा। और वो क्या कह रहा है? इफ पेरियोडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड देन द डेट ऑन व्हिच इट इज टू बी फाइल्ड, और अगर ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा तो डेट ऑफ पेमेंट। वाउचर एकदम सेम है, आप जो गिफ्ट वाउचर ले रहे हो उसमें गुड्स नहीं है, सर्विस है। अगर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर सर्विसेज आइडेंटिफिएबल तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इश्यू ऑफ वाउचर। एंड इफ एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। क्लियर है ना? अब आते हैं जी फॉरवर्ड चार्ज। 13 सबसेक्शन 2 ये एक जिसमें थोड़ा सा एनालिसिस आ जाता है। गुड्स के केस में जैसे गुड्स रिमूव हुए तभी इनवॉइस इशू करना पड़ता था। सर्विस के केस में कितने दिन में इशू इनवॉइस करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट 30 डेज और 45 डेज। इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 45 डेज। यानी कि एक डॉक्टर ने अगर आपको आज सर्विस दी और वो बोले कि मैं इशू नहीं करता इनवॉइस, क्या वो कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि लीगली इनवॉइस जीएसटी के एंगल से कब इशू करना है? 30 दिन के अंदर अंदर। अगर तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो आपके इनवॉइस की इंपॉर्टेंस है, यानी कि इट इज इनवॉइस इशूड अंडर सेक्शन 31 एज पर दी यू हैव कंप्लाइड विद द टाइमलाइंस ऑफ 31। और अगर आपने 30 डेज के अंदर इशू नहीं करा तो आपके इनवॉइस की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाली फॉर टाइम ऑफ। और यहाँ पर एडवांस पेमेंट रेलिवेंट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। इससे पहले जब जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स होता था तो एडवांस पेमेंट पे सर्विस टैक्स लगता था, और वैट पे कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं लगता था। तो इसलिए गुड्स पे आज भी नहीं आया एडवांस पेमेंट पे, और सर्विस पर आया हुआ, बिकॉज आपको धंधे को चलाना तो वैसा ही है। ठीक है ना? आइए, so 13 subsection 2 time of supply, if the invoice is issued within 30 days or within 45 days of completion of service। सर मेरी सर्विस 1 महीने तक चल रही है, तो मेरे को जब से स्टार्ट करी वहां से 30 दिन है जब कंप्लीट हो जाएगी। और पहले वाले केस में आपने विद इन इशू कर दिया है, नहीं करा? विद इन 30-45 डे कर दिया ना? कर दिया, तो आपके इनवॉइस की इज्जत करी जाएगी। और आपके इनवॉइस की अगर इज्जत हो रही है तो सबसे पहली डेट क्या होगी? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लास्ट डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर विद इन 30 डेज है तो ठीक है ना, यहाँ पे पता नहीं तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। लास्ट डेट बेसिकली वही होगी ना, विद इन 30 डेज, ठीक है ना। तो आपने जब भी इशू करा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, एक बार ध्यान से सुना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आपने टाइम पे इशू करी, आपकी इनवॉइस की इज्जत है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आपने टाइम पे इशू नहीं करी तो आपकी इनवॉइस की कोई इज्जत नहीं है। और अगर कोई इज्जत नहीं है तो मैं डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पकड़ूंगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब कंप्लीट, और डेट ऑफ रिसिप्ट व्हिचएवर इज। इनवॉइस इशू कर दोगे तो इनवॉइस की इज्जत है, इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो इनवॉइस की इज्जत नहीं है। तो उस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब मुझे बताइए कि मैं कह सकता हूँ कि तुमने टाइम इशू नहीं करा तो टाइम ऑफ सप्लाई और जल्दी आ जाएगा। वैसे तो सरकार तुम्हें 30 दिन दे रही थी, पर अगर तुमने 30 दिन नहीं करे तो यहाँ मैंने क्या लास्ट डे सरकार कह रही है सर्विस कंप्लीट। बताइए कोई दिक्कत? सर फिर तो इस केस के अंदर जीएसटी रिटर्न जाने की डेट भी जा सकती है ना? हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो फिर मेरे ऊपर इंटरेस्ट और वो लगेगा, समझ रहे? ठीक है। पर मतलब उतना आगे तक का मत सोच, कुछ निकलेगा नहीं वहां से। ओके सर। समझ रहे? मतलब इतना ही रिस्ट्रिक्ट करेगा तो खुश रहेगा। यहां तक क्लियर है बच्चे? मेरा आपसे सवाल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, 1 महीने बाद आपका ट्रीटमेंट है, आपने उसे 50 लाख रुपए दे दी। अब मुझे बताइए टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा उसका? डेट ऑफ रिसिप्ट, है ना? 1000 रुपए से ऊपर है, 50 लाख का 1000 से ऊपर ही।
ठीक है। सो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास अगर एडवांस आ रहा है, ठीक है, तो आप देखते हो जैसे मान लो अगर कोई भी इंसान है वो सर्विस प्रोवाइड कह रहा है जी सर्विस देने से पहले आप पेमेंट करिए, टाइम सप्लाई आ गया भाई, समझ रहे हो। टाइम सप्लाई कैसे आ गया, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट, और डेट ऑफ रिसिप्ट का मतलब आपको एक बार क्लियर हो चुका है, एक बार दोबारा पढ़ लो ब्रैकेट में। सप्लायर ने बुक्स में रिकॉर्ड कब करा, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक विच एवर इज। सर जी मैंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, पर मेरे बैंक में बहुत सारी एंट्रियां दिख रही है, ऐसी तो फंसेंगे। तो मैं आगे का एग्जाम्पल ऐसा बना नहीं सकता, हमारे ऊपर ही बन जाएगा नहीं तो वो। लेकिन आप समझो अगर मैं बुक्स में एंट्री नहीं भी डाल रहा और बैंक में तो क्रेडिट हो रहा, तो डेट ऑफ रिसिप्ट, टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी इंक्लूसिव इन दी वैल्यू। समझ रहे हो ना क्या क्या हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है तो इसलिए हमारे ऊपर ये प्रोविजन नहीं है। ठीक है जी, आइए। तो सही है भाई, ये वाली चीज हो गई। अगर नहीं हुआ तो शॉर्ट कर देगा, बोल सर एक बार प्लस है तो बताना, एक बार तो प्लस है आज की डेट में असली ना, देखो और बताओ। ठीक है, आइए। टाइम ऑफ सप्लाई इनका तो आरसीएम, बेटे गुड्स के केस में आरसीएम के तीन लिमिट थी। अभी आ जाऊँ पर एक दो पॉइंट जो बच रहे, 1000 रुपये एडवांस हो जो। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, आरसीएम के केस में बेटे गुड्स के केस में 3 लिमिट थी, इस केस में 3 लिमिट नहीं है, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स था ना, यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस थोड़ा होती है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे की 2 लिमिट होगी। कौन कौन सी, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट वही है, एंड इनवॉइस डेट बाय द सप्लायर, और उसमें 30 डेज की जगह कितने दिन जुड़ जाएंगे। और अगर आप ए और बी के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाओ तो आपने बुक में जब भी एंट्री डाली है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाए। क्या आपको आरसीएम भी क्लियर है? वाउचर हो गया था हमारा, ये भी हो गया, एडिशनल वाले बात आ जाओ। देखो एडवांस अप टू 1000 के ऊपर भी पॉइंट आ जाता है, सीएस और सीएमए के अंदर आने के ज्यादा चांस होंगे इसके, ऐसी बात नहीं, तीनों में ही है, पर इजी में ही आ जाएगा कैटेगरी में भी। गुड्स के केस में अगर आपको 800 रुपये एडवांस मिला, कुछ करना आपने कुछ नहीं, बिकॉज डेट ऑफ रिसिप्ट इज नॉट रेलिवेंट टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बट इफ इट इज अ केस ऑफ सर्विस, एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास एयरटेल का बिल आया 800 रुपये का, तो उसने इनवॉइस कितने का इशू करा, 800 का, आपने पेमेंट कर दी 1200 रुपये, उसके पास कितना एडवांस आ गया, 400। क्या मैं कह सकता हूँ ये 400 का इनवॉइस तो इशू हुआ ही नहीं, तो ये 400 एडवांस है, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि ये विद इन 1000 रुपीज है, तो ये 400 का टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं है, इट इज द डेट ऑन विच इनवॉइस विल बी इशूड अगेंस्ट दिस सब्सिक्वेंटली, नेक्स्ट मंथ जब इशू होगा तो एडजस्ट। लेकिन अगर आपने बिल कितने का आया था बेटा, 800 बिल था 800 का, आपने पेमेंट कर दी 2000 की, तो ये जो 800 रुपए का बिल है इसका तो टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है, क्योंकि इस 800 के एंगल से मैं देखूंगा डेट ऑफ इनवॉइस विद इन 30 डेज और पेमेंट विच एवर इज अर्ली मैं निकाल, पर जो 1200 रुपए उसका इनवॉइस नहीं है, पर ये एडवांस हुआ, बट ये तो अबव 1000 है, तो उसका टाइम सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ। और क्योंकि आपने जीएसटी वीएसटी अलग से तो पे करानी होगा, तो ये 1200 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के एयरटेल पे कर देगा। बताइए क्लियर है? तुमने कोई बाइफर्केशन से थोड़ा ना दिया, तुमने लमसम दे दिया 2000, उसको जो 1200 मिले उसके अंदर ही तो जीएसटी हो, उसको जो 12 एडवांस पूरा 1200 तोड़ना है टेक्निकली, 1100 प्लस 100 मान के चल लो ना। अब मुझे बताइए एडिशनल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस समझ आ रहे? क्लियर है बच्चे? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता था कंटिन्यूअस सप्लाई, एक होता था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, एक होता था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इनवॉइस के अंदर भी करा था हमने, आने के चांसेस भी होते। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, हम लोगों ने जो आपको सर्विस दी दैट इज अ सिंगल पॉइंट, एक दिन और कोर्स खत्म, या खत्म ही नहीं हो रहा, जल्दी समझिए कॉन्सेप्ट।
सर इनफाइनाइट सर्विस होगी सर ये तो, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई हो गया बेटा 3 महीने से ज्यादा की अगर सर्विस है तो कंटिन्यूस सर्विस है। और इस केस में जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होता है, आप बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट समझिए। अगर आप कल को घर बनाओगे अपना या कुछ भी है, तो वो बोलेगा कि पहले जब मैं पूरा का पूरा घर तोड़ूंगा, दैट इज 10% ऑफ द वर्क, आप मुझे 10% पेमेंट करेंगे। दिस इज हाउ इंडस्ट्री में होता है। फिर बेसमेंट को खोदा जाएगा, लेंटर डाला जाएगा, तो 10% वो काम है। फिर सिविल, ब्रिक, सीमेंट, ऐसे करके एग्रीमेंट बना दूंगा 50-100-500 पेज का, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जो लंबे पीरियड के होता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा भाई, हम लोगों ने बात करी है। कंटिन्यूस सप्लाई में क्या है, आई मीन कब इशू करना है, सॉरी इनवॉइस कब इशू करना, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर आपने ये तो बता दिया, डॉक्टर के पास गए तो 30 दिन में उसको इनवॉइस इशू करना, बट अगर कंटिन्यूस है तो क्या 3 महीने खत्म हो जाएंगे तब इनवॉइस इशू करना, ठीक है। सबसे पहला डेट, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स्ड है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा है 1 तारीख को सर आप 10-10 लाख रुपए पे करते रहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप जो भी पे, आई मीन ड्यू डेट, वेदर आई हैव रिसीव्ड इट और नॉट, आप मुझे बताइए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो मुझे इनवॉइस कब इशू करना है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ। और अगर मेंशन नहीं है तो डेट ऑफ रिसीप्ट। ज्यादा बढ़िया कौन सा है, डेट ऑफ रिसीप्ट, क्योंकि पता लगे भाई तुम पेमेंट करो ना करो, मेरे भाई जो इनवॉइस इशू करने टाइम सप्लाई भी आ जाए, कुछ भी नहीं लूंगा, पर रियलिटी में सबसे आखिरी वाला होता है। ड्यू डेट भी मेंशन्ड होती है, और साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ, इतना काम खत्म हो गया तभी पैसे मांग, नहीं तो आप भी नहीं दोगे पैसे। तो क्या होगा, ऑन और बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन बेस्ड होता है, इस तरीके से। मुझे बताइए क्लियर है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आएगा कंटिन्यूस में, पर ये इन्हीं के अंदर ही होगा। क्या होगा, सीक्वेंस पता होना चाहिए। ड्यू डेट इज फिक्स्ड, देन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, नथिंग, देन डेट ऑफ रिसिप्ट। ड्यू डेट भी है और माइलस्टोन है, तो माइलस्टोन बेसिस पर आपको इशू करना। एक होता है बेटा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई होता है, आप ये कह सकते हो जैसे एलपीजी, गैस बेस्ड, ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ तक हो सकता है ना, पाइपलाइन बेस्ड आ रहे हो, कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है। या मैं जो भी चीज़ परचेज करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तू रोक क्यों मत, डेली 5-5 हज़ार कॉपी भेजता जा, बस मैं डेली फ़ोन नहीं कर सकता, तो प्रिंट कर भेज, प्रिंट कर भेज। तो आप मुझे बताइए, बिफोर एट द टाइम सच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच टाइम पेमेंट इज रिसीव्ड। स्टेटमेंट इशूड मतलब हमारी बात हो जाएगी सर महीने महीने की स्टेटमेंट भेज दिया करेंगे आपको, एंड दैट इज एज गुड एज इनवॉइस। जैसे आपका बिजली का बिल आता है, वो स्टेटमेंट ही होती है, और अगर उस पर जीएसटी होगा तो वहीं लग जाएगा जीएसटी, समझ रहे हो। तो वो हो गया बेटे आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सेल और रिटर्न बेसिस पे आपको इनवॉइस कब तक इशू करना होता था, डेट ऑफ सप्लाई। व्हाट डू यू मीन, सेल और रिटर्न होता है, गुड्स ले जाओ और पसंद आए तो बता देना, नहीं है तो वापस दे देना। पर जब गुड्स ले जा रहे हो, क्या मैं आपको इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, नहीं, मेरी तो बात हो रही है। डेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई मतलब जब भी आप क्या दोगे, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच एवर इज, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये भी आ जाता है। मेरा सवाल, आज 8 तारीख है, मैंने आपको गुड्स दिए और 31 मार्च आ गई बेटे, आपके एंड से कोई अप्रूवल नहीं आ रही, क्या इनवॉइस इशू कर बैठा हूँ या नहीं कर बैठा हूँ? 6 महीने खत्म हो गए, नहीं हो, 8 अप्रैल, समझ रहे हो। आज 8 अक्टूबर है ना, 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल तक इंतजार करूंगा, नहीं हुआ तो मेरे को इनवॉइस इशू करना। और अगर आपने अप्रूवल दे दी 1 जनवरी को, तो ध्यान रखना बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और कुछ रहेगा सर जी, सेसेशन ऑफ सर्विस। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी सर्विस चल रही होती है और आप बोलते हो कि सर हम फर्दर प्रोवाइड नहीं करेंगे सर्विस, तो आपको इनवॉइस कब इशू करना। अगर आपने आज डिसाइड करा नहीं कर रहा, तो कोई 30 दिन नहीं मिल रहा, आपको आज इनवॉइस इशू करना। डेट ऑन विच सप्लाई, कहिए साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी 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 गुड। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। Recording stopped.